दिसंबर की सबसे कड़ाके वाली ठंड अपनी पूरी निर्दयता के साथ रात में फैल चुकी थी। हवा इतनी नुकीली थी कि लगता था जैसे बर्फ के महीन टुकड़े त्वचा पर कट लगाने जैसा दर्द पैदा कर रहे हों। और इसी असहनीय मौसम में मैं, राजेंद्र कुमार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक काम के सिलसिले में निकला था। मुझे बलरामपुर पहुंचना था, इसलिए मैंने रात की पैसेंजर ट्रेन पकड़ ली थी। समय लगभग 12:45 हो रहे थे। ज्यादातर यात्री ऊँघ रहे थे। कुछ लोग कंबल में चेहरा छुपाए सोने का नाटक कर रहे थे, पर मेरी नींद गायब थी। न जाने क्यों मन बेचैन था। खिड़की के शीशे पर जमी भाप को मैं बार बार उंगलियों से साफ कर रहा था ताकि बाहर पसरे अंधेरे में कोई हरकत महसूस कर सकूं। तभी अचानक डिब्बे में लगे पुराने पीले स्पीकर से एक टूटी फूटी घोषणा सुनाई दी कि आगे सिग्नल की समस्या के कारण ट्रेन को अगले पुराने स्टेशन कन्हैया नगर पर रोक दिया जाएगा। और यह सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया, क्योंकि मुझे याद आया कि कन्हैया नगर स्टेशन 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। न वहां कोई कर्मचारी रह गया था, न बिजली बची थी, न टिकट खिड़की, बस एक सुनसान प्लेटफॉर्म, जंग खाए लोहे के खंभे, अधमरे जानवरों जैसी पीली लाइटों की टूटी वायरें और इनके बीच एक ऐसी खामोशी जो हड्डियों में उतरकर आदमी की धड़कनें धीमी कर सकती थी। ट्रेन धीरे धीरे गड़गड़ाती हुई उसी स्टेशन पर जाकर रुक गई और खिड़की से जैसे ही मैंने गर्दन बाहर निकाली तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बीच की खाली पटरियों पर एक लंबा काला साया धीरे धीरे हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें थका देने वाली ठंड की वजह से कोई भ्रम पैदा कर रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह साया मानो आकार लेने लगा। उसके बाल हवा में झूलने लगे। वह किसी स्त्री की तरह प्रतीत हो रहा था, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आसपास मौजूद किसी भी यात्री ने उधर देखने की कोशिश नहीं की, जैसे उस साये का अस्तित्व केवल मेरे लिए रखा गया हो। तभी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े टीटी ने कड़क आवाज में कहा कि अगर किसी को पानी या कुछ और चाहिए तो उतर कर ले सकता है, क्योंकि पता नहीं ट्रेन कितनी देर फंसी रहे और मैं न जाने किस ताकत के प्रभाव में अपने कदम नीचे उतार चुका था। बर्फ जैसी पटरी के करीब जाते हुए मुझे लगा कि धरती के नीचे किसी मृत शरीर की ठंड रिस रही हो। वहां की हवा में एक ऐसी सीलन थी जो मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि यह जगह कभी स्टेशन नहीं रही, बल्कि किसी कब्रिस्तान का अधूरा हिस्सा रही है। प्लेटफॉर्म पर लगे जंग खाए बोर्ड पर उखड़े हुए अक्षरों में लिखी लाइन ने मेरे डर की पुष्टि कर दी। कन्हैया नगर अबैंडन्ड 2004, यानी 20 वर्षों से यह स्टेशन बंद पड़ा था। मैं वहीं खड़े खड़े सोच रहा था कि फिर वह काला साया कौन है, क्यों है और मुझे ही क्यों दिख रहा है। तभी मेरे पीछे किसी अनजानी फुसफुसाहट ने जैसे मेरे कान में बर्फ का नमक डाल दिया। आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें एक पैना आदेश छुपा था। पटरी के पास जा और बैठ, वहां गर्मी मिलती है। मैंने बिना मुड़े पीछे देखा तो मुझे बस हवा दिखाई दी, पर वह शब्द दोबारा दोहराए गए, मानो कोई स्त्री अपने मृत कंठ से निर्देश दे रही हो। मैंने अपने हाथों की उंगलियां कस ली और उसी क्षण मेरे मन में यह सवाल कौंधा कि कहीं यह वही आत्मा तो नहीं जिसकी दुर्घटना की खबरें कभी अखबारों में छपती थीं। कहते थे एक महिला यहां चलती ट्रेन के आगे धकेली गई थी और टुकड़ों में कट गई थी। शायद उसी की कहानी आज मेरे सामने जीवित होने वाली थी। मैं उस आवाज को झुठलाने की कोशिश कर रहा था, पर जितना अपने मन को संभालना चाहता, उतना ही वह फुसफुसाहट मेरे कानों के भीतर होलों की तरह घूमती जाती, जैसे किसी का मृत कंठ पटरी में फंसी पुरानी आत्माओं की तरह हिलते हुए आदेश लिख रहा हो। मैं प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे खड़ा होकर नीचे झुककर देखने लगा। वहां पटरियों पर ठंड की जमा परत कांप रही थी। लोहे की पटरी में जमी बर्फ टूट रही थी और मुझे अचानक महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे दाएं पैर को हल्के से खींचा हो। मैंने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस लोहे की पटरी के उसी मोड़ पर काला साया स्थिर खड़ा था। इस बार वह औरत की आकृति साफ दिख रही थी। लाल साड़ी की तहें जैसे हवा में नहीं बल्कि किसी मृत दलदल में गड़ी हों।
उसके बाल किसी बूढ़ी लहूसनी चुड़ैल की तरह एक दूसरे में उलझे, चेहरे का निचला हिस्सा अंधेरे में डूबा और उसकी आंखें मानो जली हुई कोयले पर टिके दो बर्फीले बिंदु हों। वह बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मैंने चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं सका। ऐसा लगा कि वह मेरी आंखों में घुसकर मेरे शरीर का ताप छीन लेगी। तभी मेरे पीछे से अचानक एक कर्मचारी या शायद कोई बुजुर्ग यात्री ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ज्यादा देर न रुको, यह जगह रुकने लायक नहीं है। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर उसकी टोपी आंखों को ढक रही थी और उसके स्वेटर पर रेलवे का कोई निशान नहीं था। वह आगे बढ़कर धीमे कदमों से दाईं ओर गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह आदमी सचमुच यहां मौजूद था या मेरे भय ने कोई आकार गढ़ लिया था। तभी ट्रेन के डिब्बों में बेचैनी शुरू हो गई। यात्रियों की धीमी आवाजें बढ़कर कानों पर चोट करने लगीं कि यह ट्रेन यहां क्यों अटकी है, सिग्नल क्यों नहीं खुल रहा, रात क्यों और भारी होती जा रही है। और इन्हीं आवाजों के बीच मैंने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म की हवा अब बेचैनी से नहीं बल्कि किसी अदृश्य गंध से भारी हो चुकी है, मानो पुराने खून, गीली मिट्टी और जलती रबर का मिश्रण हो। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर छाती में एक भारी गांठ उतर गई। तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह वह पुरानी कहानी उभरी कि एक नवविवाहिता को ससुराल वालों ने इसी पटरियों पर धक्का दे दिया था। उसका शरीर रात में तेज रफ्तार मालगाड़ी के नीचे कटा था और कहते थे कि वह मर नहीं पाई। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी अधूरी सांसें यहीं की मिट्टी में पलती रहीं और वह हर उन लोगों पर वार करती है जो दिसंबर की रातों में भटकते हुए इस स्टेशन पर कदम रखते हैं। यह सोचते ही मेरी रीढ़ में इतनी तेज ठंड दौड़ी कि लगा मैं उसी क्षण बर्फ बन जाऊंगा। मैंने समझने की कोशिश की कि अचानक यह स्टेशन क्यों चुना गया, क्यों हमारी ट्रेन को इसी बंद पड़े प्लेटफॉर्म पर रोका गया। क्या यह सिर्फ तकनीकी समस्या थी या किसी अदृश्य ताकत ने हमारे रूट को मोड़ा था ताकि कोई नया शिकार उसके इंतजार में उतरे। दूर से इंजन की धीमी घरघराहट और डिब्बों की धातु की हल्की खनक मिलकर ऐसे लग रही थी जैसे लोहे की गर्भनाल में कोई अनचाहा प्रसव हो रहा हो। इस सब के बीच में चाहे जितना तर्क खोजता, पर मेरा मन डर की कैद में जकड़ता गया। और तभी वह साया हल्के हल्के पटरियों से ऊपर उठने लगा, धुआं बनकर नहीं बल्कि किसी ठोस शरीर की तरह, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी रीढ़ को खींचकर खड़ा कर दिया हो। और वह स्त्री, या कहूं वह अधूरी लाश, धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैं पीछे हट गया, पर मेरे पैर पत्थर हो गए। और उसी समय ट्रेन के इंजन ने अचानक एक जोरदार सीटी बजाई, ऐसी सीटी जो किसी चेतावनी से ज्यादा किसी अंतिम संस्कार की घोषणा जैसी लगी। और मैं समझ गया कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरे नियंत्रण में नहीं बल्कि इस स्टेशन की उस काली आत्मा के नियंत्रण में था। और शायद यही वह शुरुआत थी जिसमें मैं अपनी जान खो सकता था। ट्रेन की तीखी सीटी ने जैसे मेरे भीतर दबे हुए सारे भ्रम तोड़ दिए, लेकिन राहत के बजाय उस ध्वनि में एक खुरदरी दरार थी, जैसे इंजन स्वयं भी इस स्टेशन की घुटन से डर रहा हो। मैं पीछे हटने की कोशिश करता, पर पटरी के पास की ठंड ने जमीन को इतना फिसलन भरा बना दिया था कि मेरी एड़ी पटरी की चिकनाई पर खिसकती चली गई। उसी क्षण वह लाल साड़ी वाली औरत पूरी तरह मेरे सामने आ गई। उसकी चाल में किसी जीवित मनुष्य की अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि किसी मृत दृढ़ता का कठोर निश्चय था। उसके पैरों की उंगलियां जमीन में ढंसी थीं, जैसे 5 काले दांत मिट्टी को चीरते हुए मेरी ओर बढ़ रहे हों। उसकी सांस की कोई गर्मी नहीं थी, बल्कि एक जमी हुई हवा का दंश था जो चेहरे से होकर मेरी आंखों में उतरता जा रहा था। मैं पूछना चाहता था कि वह कौन है, पर आवाज मेरे कंठ में ही जम गई, जैसे किसी ने वहां बर्फ भर दी हो। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए ऐसे मेरे चेहरे को नाप रही थीं, जैसे मैं कोई मानव नहीं बल्कि उसके सामने रखी देह का अगला हिस्सा हूं, जिसे ट्रेन की चपेट में आकर दोबारा अधूरा होना है। तभी पीछे से किसी ने मेरे कानों के पास लगभग अदृश्य आवाज में कहा, तुम्हें पकड़ लिया गया है, अब इसे देखने के बाद कोई सुरक्षित नहीं लौटता। पर जब मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो वहां केवल अंधेरा की दीवार थी, जैसे स्टेशन खुद मुर्दों के लिए बनाई गई सुरंग हो। मेरे पैरों ने किसी आदेश में चलना बंद कर दिया। उंगलियां सुन्न, होंठ सूखे
और आंखों के सामने वह स्त्री अब धीरे धीरे अपने सिर को दाईं ओर झुका रही थी, इतनी अस्वाभाविक ढंग से कि लगता था उसकी गर्दन की हड्डियां पहले ही टूट चुकी हैं और मात्र चमड़ी के सहारे टिकी हैं। और तभी उसने अपने होठों को हल्का खोला। कोई आवाज नहीं, केवल थरथराती हवा। पर मैं साफ सुन रहा था, जैसे कोई शब्द हवा की परतों में उकेरा गया हो। ट्रेन आएगी, टक्कर लगेगी, मौत दोहराई जाएगी। और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि उसके होंठ हिलने के बावजूद स्वर उसके भीतर से नहीं आया था, बल्कि यह आवाज मेरी अपनी धारणा में जन्म ले रही थी, जैसे वह मेरी मानसिकता पर कब्जा कर रही हो और मेरे मस्तिष्क से मेरे ही खिलाफ संवाद करा रही हो। मैंने अपने हाथ की उंगलियां मोड़ने की कोशिश की ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं कि मैं अभी भी नियंत्रण में हूं, पर मेरी मांसपेशियां मानो किसी और की पकड़ में चली गई थीं। तभी अचानक प्लेटफॉर्म की बाईं दिशा से एक लैंप पोस्ट टिमटिमाया, जो 20 साल से बिजली विहीन माना जाता था, धीरे धीरे जल उठा। वह रोशनी पीली नहीं थी, बल्कि धूसर थी, एक ऐसी रोशनी जो छाया को मिटाती नहीं बल्कि और गहरा कर देती है। इस रोशनी में मैंने देखा कि वह औरत अकेली नहीं थी, उसके पीछे 2 और आकृतियां थीं। वे धुएं से बनी हुई नहीं बल्कि काले दागों जैसी थीं। उनके चेहरे गायब, केवल सूखी चमड़ी पर जमी आंखों के खोखले बिंदु जो किसी यात्री की तलाश में हों। उस दृश्य को देखते ही मेरे दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि यह भूत का भ्रम नहीं, यह वास्तविकता है जो दुर्घटना, दगा और मौत की पुनरावृत्ति से जन्मी है। और ठीक इसी क्षण ट्रेन के डिब्बों के भीतर भय का कोलाहल उठा। लोग जाग चुके थे, बच्चे रोने लगे। एक आदमी ने चीखते हुए कहा कि उसे खिड़की के बाहर कोई लड़की उल्टा झूलती दिखी, पर बाकी लोगों ने उसे चुप करा दिया। मैंने देखा कि डिब्बे के दरवाजे बंद हो गए, मानो ट्रेन खुद यात्रियों को भगा लेना चाहती हो, और मैं अकेला इस प्लेटफॉर्म पर रह गया। तभी वह स्त्री जो पहले मेरे सामने थी, बाएं से घूमी और ऐसे गायब हो गई जैसे किसी ने धुएं का पर्दा खींच लिया हो, लेकिन वह पूरी तरह गायब नहीं हुई। अब उसकी फुसफुसाहट मेरे पीछे थी और उसने एक लंबी सांस के साथ कहा, अब भागने की कोशिश मत करना, रास्ते बंद हो चुके हैं। और मैं समझ गया कि यह रात इंसानों के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए रखी गई है, और शायद मेरा लौटना अब आसान नहीं। उस फुसफुसाहट के बाद मेरे भीतर जो बची खुची मानव इच्छा थी, वह भी जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गई। मैं प्लेटफॉर्म पर एक कदम पीछे हटकर अपने दिमाग को स्थिर करना चाहता था, पर हर दिशा में वही भारी हवा, वही मृत सीलन, वही अंधेरा मेरे सामने दीवार बनता जा रहा था। और सबसे विचित्र यह था कि इस स्टेशन पर कोई स्थिर तापमान नहीं था। एक क्षण कड़ाके की बर्फ फेफड़ों को चीर रही होती, अगले ही क्षण एक सड़ी गर्माहट गले तक चढ़ जाती, मानो यहां हवा नहीं, किसी मरी हुई देह के छूटे अंतिम अंश बह रहे हों। मैं डिब्बों की तरफ देखता तो वे किसी काल कोठरी की तरह बंद पड़े थे, यात्री भीतर खामोशी में कैद। शायद उन्हें मेरे चीखने, मेरे भागने या मेरे गिरने का अनुमान भी नहीं था। मानो ट्रेन अब जीवित प्राणियों के लिए बनी न रहकर किसी मृत अनुष्ठान की गाड़ी बन चुकी थी। उसी क्षण एक नन्हा सा कंपन जमीन के भीतर फैलने लगा। यह रेल की थरथराहट नहीं थी, बल्कि धरती के नीचे जैसे किसी छिपे कमरे का दरवाजा खुल रहा हो, और उसी कंपन के साथ पटरियों की धातु कांपने लगी। मैं उस कांप को महसूस करता गया। उसकी गति धीरे धीरे तेज हो रही थी, और इस ऊर्जित कांप में एक ऐसी ताल थी जो किसी प्राणी की सूखी सांस से मिलती जुलती प्रतीत होती। अचानक प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बीच में लगी पुरानी ट्रैक स्विच मशीन खुद ब खुद हिलने लगी, जबकि वहां कोई बिजली नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, मानो कोई अदृश्य हाथ इन लीवरों से खेल रहा हो और दबी हुई ऊर्जा को जगाने की कोशिश कर रहा हो। मेरी आंखों ने साफ देखा कि जंग लगी कलाई लोहे की सड़क पर जोर से थपथपा रही थी, जैसे कोई अधूरा आदेश पूरा कर रही हो। और इसी दौरान मैं अपने भीतर एक दूसरा भय जन्म लेता महसूस करने लगा। क्या यह सारी हलचल किसी नई ट्रेन के आगमन का संकेत है? क्या कोई ऐसी मशीन इस मृत स्टेशन में प्रवेश करने वाली है जो जीती इंसानी देहों को फिर से वही त्रासदी दिखाएगी? और कहीं यह आत्मा मुझे उसी पटरी पर धकेलकर अपने प्राचीन प्रतिशोध की पुनरावृत्ति चाहती है? तभी प्लेटफॉर्म के बिल्कुल अंत में एक लंबा तिरछा साया जमीन पर फैल गया।
वह साया किसी मनुष्य का नहीं था। उसकी रीढ़ असमान ऊंचाई पर टूटती मरम्मत होती। उसके कंधे पीछे की ओर अस्वाभाविक रूप से खींचे थे। उसकी चाल मनुष्य जैसे न होकर धातु के हुक से खींची वस्तु की तरह चल रही थी। और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, मेरे तन मन पर एक अजीब एहसास उतरा। यह त्रासदी केवल किसी एक स्त्री का बदला नहीं था, बल्कि इस पूरी पटरी में फंसे रेल मृतकों की संरचना थी। हर परित्यक्त स्टेशन केवल ईंट पत्थर नहीं, बल्कि इकट्ठे हुए दुख का दफनगाह था। और कन्हैया नगर स्टेशन इस दुख का सबसे सघन गड्ढा था। ठीक उसी समय इंजन की ओर से दूसरी सीटी बजने की कोशिश हुई, पर यह सीटी इंजन की नहीं, किसी फटी हुई फेफड़ों की आवाज जैसी थी, जैसे कोई छाती अपनी आखिरी हवा निकाल रही हो। और उसी के साथ मेरी आंखों ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों पर धुंध की परत नहीं थी, बल्कि उंगलियों के निशान थे। ऐसी उंगलियां जो भीतर से नहीं, बाहर से कांच पर खरोंची गई थीं, जैसे कोई यात्री बाहर से अंदर आने की चीख में बंद हो गया हो। मैंने मन ही मन दुआ की कि यह भ्रम हो, पर वहीं रेल पटरी पर अचानक किसी के पैरों के चटकने की आवाज आई। कोई भारी चीज वहां रखे हड्डी के टुकड़ों पर चल रही थी, और उस आवाज की गूंज सीधे मेरे कानों के बीच जाकर लहू बन गई। मेरी पसलियों तक ठंडे कांटे उग आए, और मैंने अंततः उस मौन को तोड़ा जो अब तक मेरे कंठ में जमी थी। मैं दबी आवाज में कह उठा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लेकिन मेरी यह जुबान किसी मानव से नहीं टकराई। मैंने उसी क्षण महसूस किया कि यह जवाब वक्त देगा, मृत्यु देगी, या शायद पटरी दे देगी। और तभी घने अंधेरे से वही लाल साड़ी वाला आकार दोबारा उभरा और सीधा मेरी ओर मुड़ा, जैसे उसका जवाब यही था कि उसने अब अपने शिकार को पहचान लिया है। उसके मेरी ओर मुड़ते ही ऐसा लगा जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर की हवा किसी अदृश्य हाथ से खींच ली गई हो, और अब इस स्टेशन पर वही हवा बची है जो किसी बंद कब्र में सदियों तक बंद रहने के बाद निकलती है। मेरे कानों में दूर दौड़ती ट्रेनों की कोई आवाज नहीं, लोगों की कोई सांस नहीं, केवल वही अस्पष्ट घुरघुराहट सुनाई दे रही थी जो कभी कभी किसी मर चुके शरीर के भीतर पट गई गैस निकलने पर सुनाई देती है। मैंने अपनी आंखें लगभग बंद करते हुए सोचा कि शायद मैं सम्मोहन में फंस चुका हूं। शायद जो सामने दिख रहा है वह हकीकत नहीं, बल्कि मृत स्मृति का पर्दा है। लेकिन अगले ही क्षण उस औरत ने अपना चेहरा इतना पास झुका दिया कि मेरी पलकों पर उसकी ठंडक चिपक गई। उसके चेहरे पर मांस नहीं, बल्कि एक सख्त कठोरता थी, जैसे त्वचा को किसी ने नमक में रखकर सुखा दिया हो, और अब केवल काली झुर्रियों वाला मृत चेहरा बाकी था। मैंने महसूस किया कि उसकी सांस में कोई गंध नहीं, बल्कि एक नमी थी जो आंखों में जलन पैदा करती थी, मानो मिट्टी और खून का मिश्रण हवा में घुलकर सीधा मेरी दृष्टि को गला रहा हो। मैं चाहकर भी नजरें हटाना चाहता था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी पकड़ थी जो किसी लोहे के शिकंजे से कम नहीं। उसके भीतर कोई भाव नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि सिर्फ वह एकरंगी उद्देश्य था जिसमें आदमी न वस्तु बनकर रह जाता है, न चेतना, बल्कि एक अगला अपना जिसे वह अपने प्रतिशोध या अपनी तसल्ली में बदल सके। तभी मुझे समझ आया कि यह आत्मा किसी गठित बदले का हिस्सा नहीं, यह आकस्मिक हिंसा का जख्म है। वह रात जिसमें पटरियां धड़कते खून की नदी बन गई होंगी, जिसमें शरीर का कोई हिस्सा ट्रेन के पहियों से अलग हुआ होगा, और उस क्षण स्त्री के भीतर जो अंतिम चीख थी वह कहीं किसी सतह पर कैद हो गई होगी। मैं उस मशीनरी दुःस्वप्न को अपने भीतर महसूस कर पा रहा था। तभी पटरियों के दूसरी ओर से एक धातुई आवाज उठी, जैसे लोहे पर किसी ने चाकू रगड़ा हो। उसी के साथ स्टेशन के पुराने गेट के ऊपर लगा झंखाया घंटा अपने आप हिलने लगा, जबकि हवा का झोंका तक वहां मौजूद नहीं था। मैं जान गया कि यहां हर निर्जीव वस्तु को किसी अदृष्ट शक्ति ने अपनी चेतना दी हुई है, और यही वह जगह है जहां मानव दिमाग तर्क की परछाई पर टिक नहीं सकता। तभी ट्रेन के डिब्बों में से किसी ने चीख मारी। शायद यह बच्चे की आवाज थी या किसी जवान यात्री की, पर वह आवाज इतनी अचानक और इतनी भेदक थी कि मैंने डिब्बों की तरफ देखने की गलती की। और उसी क्षण मुझे दिखा कि खिड़की के शीशे पर एक बुढ़िया का चेहरा चिपका हुआ था। उसके दांत गायब थे, पर उसके होंठ इतने अंदर धंसे थे कि जैसे उसका मुंह किसी पेट के भीतर खींच लिया गया हो।
वह खिड़की से गर्दन बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मानो किसी को पकड़कर अंदर खींचना चाहती हो। मैं भय और हताशा से उबलते हुए फिर उस लाल साड़ी की तरफ देखने लगा, पर वह अब पहले जैसी स्थिर नहीं थी। उसका शरीर पटरियों से ऊपर उठता दिखाई दे रहा था, जैसे हवा में तैर रहा हो, और अब उसकी जगह एक दूसरी आकृति उभरने लगी, मर्दाना कद की, शायद किसी रेलवे कर्मचारी की वर्दी में। पर उस वर्दी में बटन नहीं, केवल 2 खाली जगहें, जैसे धड़ को जोड़ने वाली मशीनरी ही खो गई हो। उसने अपनी कोहनियां टेढ़ी करके ऐसे फैलाया जैसे वह किसी यात्री का कंधा पकड़कर गिराना चाहता हो। मैं चौंका, क्योंकि यह दृश्य किसी भूत की निराकार छाया नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से मनुष्यों की असफलताओं का नतीजा था। जैसे यहां कई मौतें, कई धक्के, कई कटे हुए शरीर चुपचाप इस स्टेशन में कैद हो गए हों और अब सामूहिक प्रतिशोध में बदल गए हों। और मैं समझने लगा कि यह रात और यह पीड़ा मेरे लिए नहीं रुकेगी, बल्कि मेरे शरीर को बार बार उस क्षण में धकेलेगी जब कोई आदमी अपने अंतिम सेकंड में चिल्लाता है और ट्रेन का पहिया अनसुना कर देता है। मैं डरते हुए एक कदम पीछे हटने लगा, पर महसूस हुआ कि मेरी एड़ी किसी चीज से टकराई। मैंने नीचे देखा तो वह ट्रेन की हेडलाइट का टूटा शीशा था, पर उसकी चमक अब भी जली हुई थी। उसमें मेरा चेहरा दिख रहा था और उसके पीछे एक काली आकृति उठती प्रतीत हो रही थी, मानो मैंने अब वापसी के सारे मार्ग बंद कर दिए हों। और तभी किसी ने उसी सीटियों जैसे लहजे में कहा, अब तू बचेगा नहीं, ये पटरी तुझे भी अपना खून देगी। उस वाक्य के सुनते ही मेरे भीतर का अंतिम प्रतिरोध जैसे बुझ गया। ये आवाज केवल कानों में नहीं, बल्कि हड्डियों के खोखले हिस्सों में दर्ज हो रही थी, मानो कोई मृत व्यक्ति अपने जबड़े से नहीं, बल्कि अस्थि नलिकाओं से बोलना सीख गया हो। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह स्टेशन किसी प्रेत का अड्डा नहीं, बल्कि उन यात्रियों का संग्रहालय है जिनकी मौत को रेलवे ने कभी दर्ज ही नहीं किया, जिनकी फाइलें नहीं बनी, जिनके नाम अखबारों की सतह तक नहीं आए। ये वही जगह है जहां जीवन की साधारण भूलों को पूर्ण विराम नहीं मिला, बल्कि विराम के बाद का रिक्त स्थान मिला, जिसमें चेतना मरती नहीं बल्कि बिखर कर भटकने लगती है। मेरे पैरों ने जमीन छोड़ने की कोशिश की, पर पैरों के नीचे वह टूटा हेडलाइट शीशा ऐसे चिपका हुआ था जैसे मेरी एड़ी को पकड़ रहा हो। उसी क्षण से एक और कंपन पटरियों में दौड़ने लगा। यह कंपन किसी आने वाली ट्रेन का नहीं था, बल्कि जैसे पटरी के भीतर छुपी आत्माओं का जमावड़ा एक साथ सांस ले रहा था। मैंने देखा कि पटरियों के जोड़ पर जमा बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी, जबकि तापमान बढ़ नहीं रहा था। यह गर्मी किसी बाहरी स्रोत की नहीं थी, बल्कि उन धधकते दुहकों की गर्मी थी जो लोहे में समा गई थी। और इसी गर्मी में मुझे लगा कि पटरी पर कोई बैठा है, एक आकृति काले कपड़े में, पर वह पूरी तरह इंसान जैसा नहीं था। उसके कंधे कहीं ऊपर की ओर टूटे, उसकी कलाइयां असमंजस कोण पर मुड़ी थीं, और उसकी पीठ ऐसे झुकी थी जैसे उसने अपनी मौत को उसी मुद्रा में स्वीकार किया हो। वह आकृति बैठकर मुझे देख रही थी, और मेरे मन में अचानक यह प्रश्न उठा कि शायद यह वही व्यक्ति होगा जो किसी रात यहां सिग्नल मैन तैनात था और समय पर सिग्नल न डाल पाने के कारण किसी ट्रेन के नीचे कट गया होगा। यह कोई कहानी नहीं, यह ठोस स्मृति थी जो जीवितों की दुनिया में वापसी चाहती थी। तभी ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों पर और उंगलियां उभर आईं, इस बार लंबी नाखूनों वाली, जैसे किसी मृत महिला ने अपनी अंतिम उबलती इच्छा में खिड़की को काटा हो। मैंने देखा कि एक यात्री ने भीतर से अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश की, पर खिड़की पर धब्बा और गहरा हो गया, मानो वह चेहरा पूरी परिवार को बाहर खींचना चाहता हो। और तब मुझे समझ आया कि यह डिब्बा अब आम डिब्बा नहीं, बल्कि एक ताबूत बन चुका है, एक चलती कब्र जिसमें जीवित हड्डियां चिल्ला रही हैं। तभी प्लेटफॉर्म के दूर कोने से एक चरमराता खंभा गिरा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा कोई आदमी उसके नीचे दब गया होगा, लेकिन वहां कोई इंसानी शरीर नहीं था, केवल पुराने कोट का एक फटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ था, जैसे किसी व्यक्ति को केवल उसके कपड़ों सहित गायब कर दिया गया हो। इस दृश्य ने भय को तीखा बना दिया और मैं घुटनों पर बैठकर सांस लेने लगा, पर सांस का कोई अर्थ नहीं था।
क्योंकि फेफड़ों तक जो हवा पहुंच रही थी उसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि घुला हुआ शोक था जो दिमाग में सीधा ठंड जमाता जा रहा था। तभी प्लेटफॉर्म की जर्जर छत पर कोई भारी चीज सरकती प्रतीत हुई, जैसे कोई जानवर वहां रेंग रहा हो। मैंने ऊपर देखने की गलती की और मेरी नजर एक काले ढेर पर टिकी जिसमें मानव आकार था, लेकिन चाल किसी रेंगते सांप की थी। उसका सिर छत से लटक गया और उसने मेरी ओर देखा। उसकी दो पुतलियां बिल्कुल गोल नहीं बल्कि फटी हुई थीं, जैसे मरने से पहले आखिरी डर उन्हें चीर गया हो। उस क्षण मैं समझ गया कि यहां हर मृत्यु अपनी आकृति बदल चुकी है और ये सब आकृतियां एक ही लक्ष्य के तहत काम कर रही हैं, जो भी जिंदा है उसे उनके संसार में शामिल करना। तभी किसी ने मेरे पीछे तेज कदमों से आकर कंधा पकड़ा। मैंने सोचा कोई यात्री होगा जो बाहर आ गया हो, पर जब मैंने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं, केवल हवा थी, पर वह हवा हाथ की मांसल पकड़ जैसी थी। मुझे नीचे धकेल रही थी, जैसे कोई पटरी की तरफ भेजना चाहता हो, और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ऐसा झटका लगा जिसने मुझे पहचान करा दी कि यह रात अब केवल दृश्य का हिस्सा नहीं बल्कि निर्णय का हिस्सा है। यहां हर आत्मा चाहती है कि जीता जागता कोई एक और व्यक्ति उनके साथ उसी प्रतिशोध की कोठरी में बंद हो जाए, और शायद वह व्यक्ति अब मैं बनने वाला था। उस झटके ने मुझे पूरी तरह पटरी की ओर झुका दिया और मैं लगभग उस ठंडे लोहे को छूने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। क्या यह वही क्षण है जिसका इंतजार यह स्टेशन, यह स्त्री, यह साया, यह अधूरा क्रोध कर रहा था? क्या मैं भी वही दोहराव बन जाऊं जो 2 दशक पहले किसी अज्ञात अंधेरे में खो गया था? मेरे हाथों ने जमीन को थामा। कंक्रीट की सतह ठंडी नहीं बल्कि गीली थी, जैसे किसी का खून अब भी सूखने से इनकार कर रहा हो। मैंने अपनी कोहनी टिकाई और उठने की कोशिश की, पर जिस दिशा में मेरी नजर गई वहां प्लेटफॉर्म की छत से लटका वह रेंगता हुआ चेहरा अब पूरी चौड़ाई में खुल चुका था। उसका जबड़ा नीचे गिरा हुआ, मसूड़े सूखे और आंखें ऐसी कि किसी को प्रत्युत्तर देने का प्रयास भी व्यर्थ हो जाए। मैंने अपनी नजरें हटाईं और पटरियों के उस पार देखा जहां काली वर्दी वाले पुरुष की आकृति बैठी थी, पर अब उसकी जगह धुएं का गुब्बार था। वह गुब्बार किसी चेहरा बदलने वाले प्राणी की तरह तेजी से फैल रहा था, मानो यह स्वीकार कर चुका हो कि उसका शिकार अब हाथ से फिसल रहा है। तभी ट्रेन के भीतर से एक सामूहिक चीख निकली। वह डर की नहीं बल्कि किसी निर्णय की आवाज थी, जैसे अंदर बंद लोग यह समझ चुके हों कि इस रात के बाद उनका मृत्यु से सामना हो ही जाएगा। और इसी भय में उन्होंने ट्रेन के दरवाजे को भीतर से ठेलने की कोशिश की, और तभी एक अजीब चमत्कार हुआ। दरवाजा हल्का सा खुल गया, जैसे किसी अनदेखी बाधा ने अपनी पकड़ ढीली की हो। मैंने उसी क्षण समझ लिया कि किसी एक शक्ति ने मुझे बचने का मौका दिया है। शायद वह कोई आत्मा नहीं बल्कि विवेक का बचा खुचा अंश था। मैंने पूरी ताकत से अपने पैरों को धकेला और खुद को पटरी से दूर किया। मैं लगभग गिरता गिरता प्लेटफॉर्म की दीवार तक पहुंचा। मेरी सांस टूटी लय में चल रही थी और आंखों के सामने अंधेरे का पर्दा उतरता जा रहा था। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, भाग। पर आवाज में आदेश नहीं बल्कि कलेजा था, जैसे कोई मृत यात्री खुद भी चाहता हो कि इस इलाके से कोई निकल जाए। मैंने और समय बर्बाद नहीं किया, मैं दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। प्लेटफॉर्म की छत से टूटती लोहे की चादरें गिर रही थीं, खंभों की जड़ों से चिंगारियां निकल रही थीं, जैसे स्टेशन खुद अपने को निगलना चाहता हो। मैंने सीढ़ियों से उतरकर उस पत्थरीले रास्ते का रुख किया जो स्टेशन के बाहर की ओर जाता था। वहां कोई रोशनी नहीं, केवल दूर खेतों की काली रेखाएं और आकाश पर पसरी दिसंबर की नंगी रात। पर इन सब में एक बात अलग थी। अब हवा में वह गंध नहीं थी जो स्टेशन पर थी। यहां हवा अपनी स्वाभाविकता में लौट आई थी, जैसे जीवित होना किसी एक कदम की दूरी पर था। मैंने पीछे देखने की मूर्खता की और तब समझ आया कि स्टेशन का ढांचा पहले जैसा नहीं था। वह दृश्य बदल चुका था। प्लेटफॉर्म अब बिना परतों की ईंटों का ढेर लग रहा था। डिब्बों का भीतर का उजाला बुझ चुका था और लैंप पोस्ट से निकलने वाली टूटती रोशनी अब किसी अंतिम दिया की तरह टिमटिमा रही थी। तभी वह लाल साड़ी वाली आकृति प्लेटफॉर्म की छाया में खड़ी दिखाई दी।
पर इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था। उसके चेहरे पर स्वीकार था, जैसे वह मान चुकी हो कि किसी एक जीवन को अक्षुण्ण छोड़ देना ही न्याय की अंतिम शर्त है। उसने कोई शब्द नहीं कहा, पर मैंने उसके भाव समझ लिए और किसी अमूर्त लय में उसने सिर को साधारण ढंग से झुकाया, जैसे किसी रस्म का अंत हो चुका हो। अगले ही क्षण वह धुएं की परत में बदलकर गायब हो गई। मैंने अपने आप को जीवित महसूस किया, पर भय की जगह अब एक भारी तसल्ली जन्म ले रही थी कि इस जगह को कोई जीत नहीं सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता, और इस सत्य को दुनिया तक पहुंचाना अब मेरी ही जिम्मेदारी है। इसी अनुभूति के बाद मैं भागकर मुख्य सड़क पर पहुंचा, जहां एक गुजरते ट्रक ने लाइट मारी और रुक गया। ड्राइवर ने पूछा, कहां से आ रहे हो? मैंने थरथराती आवाज में कहा, कन्हैया नगर। और उसके चेहरे पर वह सन्नाटा फैल गया जो किसी दहलाने वाली हकीकत को सुनकर फैलता है। वह बोला, वो स्टेशन पिछली सदी से बंद है। रात को वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती, और अगर रुक गई तो अगले दिन डिब्बे खाली मिलते हैं। यह सुनते ही मेरी रीढ़ जड़ हो गई, पर मैं जी रहा था। यह मेरा गवाह था, और अब इस कहानी का अंत यह नहीं कि मैं बच गया, बल्कि यह कि मैं आज भी किसी भी दिसंबर रात को रेलवे पटरी की आवाज नहीं सुन पाता, क्योंकि कन्हैया नगर ने मुझे जीने दिया, लेकिन भूलने नहीं दिया।